नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एससी में, जिसमें मैं आपको कराऊंगा उत्तराखंड से संबंधित समस्त वनडे एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी। और प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट भी लगवाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम उस टॉपिक से संबंधित सारे फैक्ट दोबारा कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा, जिसे हम 4 भाग में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में उत्तराखंड के राज्य चिन्हों का कंप्लीट अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में उत्तराखंड के राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 में उत्तराखंड के राजनीति व प्रशासन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। और पार्ट 4 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों का अध्ययन। दोस्त, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उत्तराखंड के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण फैक्ट पता होने चाहिए दोस्तों, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग था दोस्तों। 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई, तो इसी के साथ ये भारत का 27वां राज्य बना और हिमालयी राज्य के क्रम में 11वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, मैंने बात की हिमालयी राज्य की, तो आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये हिमालयी राज्य होता क्या है। तो दोस्तों, हिमालयी राज्य के बारे में बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद यह महसूस किया गया कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालयी जो क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। और रीज़न सबको पता होता है दोस्त कि यहाँ संसाधनों की उपलब्धता इतनी आसानी से नहीं होती। यहाँ की भौगोलिक संरचना इतनी कठिन होती है कि संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी कारण हिमालयी राज्य विकास के दौर में पिछड़ रहे थे। तो महसूस किया गया कि हिमालयी राज्यों का एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे देश का फर्स्ट हिमालयी राज्य बना असम। इसी क्रम में 11वां राज्य बना हमारा प्यारा उत्तराखंड, जो हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां है और अंतिम भी है। ठीक है दोस्तों, हिमालयी राज्यों के बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों, जब कभी केंद्र सरकार हमें पैसे देती है तो उसका 90% वो हमें अनुदान के रूप में देती है और मात्र 10% हमें केंद्र सरकार को वापस करना होता है। इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो दोस्तों, केंद्र सरकार जो उन्हें पैसा देती है, मात्र 30% उन्हें अनुदान के रूप में देती है और बाकी का 70% उन्हें वापस केंद्र सरकार को ही लौटाना पड़ता है। यही बेनिफिट है दोस्तों हिमालयी राज्य का एक। तो दोस्तों, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, तो उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं था दोस्तों। उत्तराखंड का नाम तब उत्तरांचल था। ठीक है दोस्तों, उत्तर की आंचल में बसा हुआ राज्य उत्तरांचल। ठीक है दोस्तों, तो इसे उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को किया गया। तो फिर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, उत्तरांचल नाम सही तो था, उत्तराखंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों, इसका भी एक कारण है। जब हम प्राग ऐतिहासिक काल में अध्ययन करेंगे दोस्तों उत्तराखंड के बारे में, तो स्कंद पुराण में हम पढ़ेंगे जो उत्तराखंड भूभाग है, इस क्षेत्र को वैदिक काल में स्कंद पुराण में उत्तर खंड नाम से
पुकारा गया है। ठीक है दोस्त, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है दोस्त, तो ये हुई हमारे उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो दोस्त अब सीधे टॉपिक में आते हैं, उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्त राज्य प्रतीकों के बारे में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे राज्य चिह्न का, कि हमारा राज्य चिह्न क्या है, इसका निर्धारण कब हुआ और इसमें क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य चिह्न की बात करें तो सर्वप्रथम मैं आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर जाके उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पहले करते हैं राज्य चिह्न। तो ये है दोस्तों राज्य चिह्न हमारा, आप देख सकते हैं आपके सामने ही स्क्रीन पे है राज्य चिह्न या उत्तराखंड शासन। ठीक है दोस्तों, इसमें हम इसी से मैं बताता हूँ आपको कि क्या बना है। ये एक गोलाकार मुद्रा में बना है दोस्तों। इसमें हमें अपने उत्तराखंड की पूरी भौगोलिक स्वरूप की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। और गंगा की इनके नीचे गंगा की 4 लहरें भी बनी हुई है दोस्त। ठीक है, तो जो आप देख ही रहे होंगे जो बीच वाली पर्वत चोटी है वो बाकी 2 से ऊंची है। और इसमें क्या बना है, अशोक का लाट। ये देखिए दोस्त, अशोक के लाट को आप यहाँ पे अलग से देख सकते हैं। अशोक का लाट जो लिया गया है ये अशोक के सारनाथ स्तूप से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, सारनाथ से अशोक की लाट। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 आपस में चिपके हुए भारतीय सिंह है जिनका फेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये अशोक के लाट के नीचे एक सुंदर वाक्यांश भी लिखा है, सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य की ही विजय होती है, जय होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा राज्य चिन्ह। तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने दे रखा है नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में। यह है राज्य चिन्ह के बारे में, निर्धारण किया गया था 2001 में। ठीक है दोस्त, मैंने बताया आपको इसमें भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखती है उत्तराखंड के। ठीक है दोस्त, और एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ मैंने आपको दिखाई, और बीच वाली चोटी ऊंची है मैंने बताया आपको, नीचे दिखाया। और उसी चोटी में अशोक की लाट भी बनी हुई है, वो भी मैंने आपको दिखाया दोस्त। और इसके नीचे जो लिखा गया एक सुंदर स्टेटमेंट, सत्यमेव जयते दोस्तों, जिसे लिया गया है मंडूकोपनिषद से। ये याद रखना दोस्त, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना दोस्तों, ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है दोस्त। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। ये भी याद रखना कि 3 चोटियों में कौन सी चोटी बड़ी है, तो बीच वाली चोटी बाकी 2 से बड़ी होती है। क्योंकि आजकल तो जो एग्जामिनर पूछता है तो वो बहुत कॉमन चीज़ें पूछने लग गया है। ठीक है दोस्त, हम उन्हें स्किप कर जाते हैं। तो ये याद रखना कि बीच वाली चोटी बड़ी है और उसी में अशोक की लाट बनी हुई है। ठीक है दोस्त, और नीचे से गंगा की 4 लहरें भी हैं। तो ये राज्य चिन्ह के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई दोस्तों। अब बात करते हैं राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की। ठीक है दोस्त, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्त, ब्रह्म कमल। ये याद रखना, जो ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है दोस्तों, सौगंधित पुष्प। वन पर्व में क्या गया है, सौगंधित पुष्प, मतलब जिस पुष्प से सुगंध आती है। तो जब ये खिलता है दोस्त जुलाई से सितंबर के महीने में, तो जहाँ ये खिलता है वहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण इसे महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है, सौगंधित पुष्प। इसका निर्धारण भी 2001 में ही किया गया। और इसकी बात करें कि ये कहाँ मिलता है उत्तराखंड में, कितनी हाइट पे पाया जाता है, तो दोस्त ये उत्तराखंड में 6000 मीटर तक की हाइट पे मिलता है। और ये जो हाइट है वो सर्वाधिक ऊंचाई है, सबसे ऊंची जगह पर ब्रह्म कमल ही मिलता है। ये याद रखना दोस्त, 6000 मीटर की हाइट पे। तो इसका रंग बैगनी होता है दोस्त। इसके बारे में बताने से पहले मैं इसकी भी एक झलक दिखाता हूँ आपको ब्रह्म कमल की। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा ब्रह्म कमल, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, जूम करके देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे ब्रह्म कमल कितना सुंदर है। ठीक है दोस्त, इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबुआ लेटा मैंने लिखा हुआ है।
तो देखिए ब्रह्म कमल बैगनी रंग का होता है दोस्त। चलो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये है ब्रह्म कमल की इन्फॉर्मेशन। तो मैंने बताया दोस्त इसका रंग बैगनी होता है और इसमें इसकी विश्व में कुल 210 प्रजातियाँ पाई जाती है और उत्तराखंड में मात्र 24 प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे फैन कमल, कस्तूरा कमल इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? 24, और पूरे विश्व में 210। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखना दोस्तों। अब कुल की बात करें तो दोस्तों ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ये याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है पूछेगा तो एस्टेरेसी कुल का पौधा बता देना। ठीक है दोस्तों, और वैज्ञानिक नाम इसका सोसूरिया अबुआलेटा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सोसूरिया अबुआलेटा, ये याद रखना दोस्तों। सोसूरिया अबुआलेटा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सोसूरिया अबुआलेटा। पिछले बार फर्स्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया है कि रिंगाल का वैज्ञानिक नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार कभी भी पूछ सकता है ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबुआलेटा, याद रखना दोस्तों। ये हुई वैज्ञानिक नाम की बात दोस्तों। अब बात करते हैं ये पाया कहाँ जाता है उत्तराखंड में, कहाँ मिलता है ये। बेसिकली हम कभी इसे देखना चाहें तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? तो दोस्तों इसे देखने के लिए 3 स्थान महत्वपूर्ण है। एक फूलों की घाटी में पाया जाता है दोस्त ये चमोली में, एक केदारनाथ में पाया जाता है दोस्त रुद्रप्रयाग में, और एक चमोली और बागेश्वर में फैला हुआ पिंडारी ग्लेशियर में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्त, ब्रह्म कमल ये याद रखना, इनकी स्थिति कहाँ मिलती है? फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, स्थानीय नाम जहाँ ये पाया जाता है दोस्त, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लोग इसे क्या कहते हैं? कौल पद्म। ब्रह्म कमल के नाम से नहीं पुकारते दोस्त इसे, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं कौल पद्म कहा जाता है उनकी बोलचाल की भाषा में। ठीक है दोस्त, स्थानीय भाषा में कौल पद्म नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है दोस्त, कौल पद्म, याद रखना। अब बात करते हैं ब्रह्म कमल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो जो ये ब्रह्म कमल है दोस्तों, इसके जो पौधे की ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। तो दोस्तों फूल खिलने का समय भी टाइमलाइन भी पूछ लेता है कभी, यूके ट्रिपल सी पूछ नहीं लेता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म कमल में फूल कब खिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करें ब्रह्म कमल में फूल खिलने की, तो ब्रह्म कमल में मात्र 3 महीने फूल खिलते हैं दोस्त, जुलाई से सितंबर तक। जुलाई, अगस्त और सितंबर, बरसात के टाइम में ब्रह्म कमल खिलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जुलाई से सितंबर तक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ ब्रह्म कमल के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दोस्तों। ये सब याद रखना, और 6000 मीटर की ये हाइट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये याद रखना कि 6000 मीटर में पाया जाता है सर्वाधिक ऊंचाई पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राज्य पक्षी मोनाल की। ठीक है दोस्तों, राज्य पक्षी क्या है हमारा उत्तराखंड का? मोनाल है उत्तराखंड का राज्य पक्षी, याद रखना। ठीक है दोस्तों, और ये परिवार की बात करें तो ये फिसेंट परिवार का पक्षी है। जैसे ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा था, वैसे ही जो मोनाल है वो फिसेंट परिवार का पक्षी है। दोस्तों ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ये मैं बहुत खोजबीन से लेके आया हूँ आपके लिए, याद रखना। फिसेंट परिवार पूछ सकता है कभी भी। ठीक है दोस्तों, फिसेंट परिवार याद रखना, मोनाल फिसेंट परिवार का पौधा है। इसका निर्धारण भी राज्य प्रतीकों के साथ ही 2001 में किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसकी मिलने की बात करें तो किस हाइट पे मिलता है? तो ये 5000 मीटर की हाइट पे मिलता है, सेकंड नंबर की हाइट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में ब्रह्म कमल मिलता है 6000 मीटर की हाइट में, और सेकंड में मोनाल मिलता है 5000 मीटर की हाइट में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोनाल किस हाइट पे मिलता है, पर उसमें मीटर पे नहीं पूछा गया था, फीट पे पूछा गया था, वो भी आपको याद रखना होगा। फीट की बात करें तो दोस्तों ये 20000 फीट पे मिलता है। ठीक है दोस्त, मोनाल 20000 फीट तक पाया जाता है मोनाल, याद रखना। ये PCS 2003 के आसपास के क्वेश्चन में पूछा गया है, संभावना है आने की। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और मोनाल के बारे में एक बात करें तो मोनाल के बारे में दोस्त ये एक मादा पक्षी है, नर नहीं मादा पक्षी है मोनाल। और जो इसका नर पक्षी है इसी प्रजाति का वो होता है डफिया। ठीक है दोस्त, डफिया नर प्रजाति होती है इसकी, और जो ये मादा है ये मोनाल होती है। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ों को हम स्किप कर जाते हैं, पढ़ लेते हैं पर स्किप कर जाते हैं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भूल जाते हैं या कन्फ्यूज होने लगता है मादा है नर है। तो ठीक है, तो दोस्त मोनाल मादा पक्षी होता है, याद रखना। फिसेंट परिवार बता दिया मैंने आपको, निर्धारण 2001 में किया गया, और हाइट 5000 मीटर, 20000
फीट, ये याद रखना। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो लोफोफोरस इम्पीजेनस है। ठीक है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम। ब्रह्म कमल का क्या था? सोसूरिया अबुआलेटा। तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? लोफोफोरस इम्पीजेनस, याद रखना। तो आगे इससे बताने से पहले मैं आपको मोनाल की भी एक झलक दिखाता हूँ दोस्तों। बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, ये देखो दोस्त, मोनाल। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मोनाल की पिक। ठीक है दोस्तों, राज्य पक्षी मोनाल, लोफोफोरस इम्पीजेनस वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, देख लो और अपने माइंड पे ये जो पिक्चर है इसे सेव कर लो। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलो आइए, मोनाल के बारे में कुछ और रह गई थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, जो प्रजाति की बात करें तो मोनाल की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती है। जैसे ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती थी, वैसे ही मोनाल की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती है। और जो लोफोफोरा इम्पीजेनस मोनाल का जो प्रिय भोजन है दोस्त, वो आलू है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आलू। ठीक है दोस्त, ये आलू की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाता है मोनाल। ठीक है दोस्तों, इसका ये खाने में वैसे तो खाता है कीड़े मकोड़े भी खाता है ये मोनाल, तो मतलब इसे जो ज़्यादा ही प्रिय है खाने में तो दोस्तों वो आलू है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और प्रजनन की बात करें तो ये साल में 2 बार अंडे देता है। ठीक है दोस्त, साल में 2 बार अंडे देता है। और इसी के साथ मोनाल उत्तराखंड के राज्य पक्षी के ही साथ नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है दोस्त, पहले ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी था, तो अब चेंज हो गया, ये याद रखना दोस्त। ठीक है, ये याद रखना कि ये अब हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी नहीं रहा। अब वहाँ का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? जजुराना हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। पहले क्वेश्चन आ चुका है कि मोनाल उत्तराखंड के साथ साथ किस राज्य का राज्य पक्षी है, तो हिमाचल प्रदेश था दोस्तों, अब नहीं रहा। अब वहाँ का राज्य पक्षी जजुराना हो गया, ये याद रखना। और बेसिक बातें करें मोनाल के बारे में तो ये घोंसला नहीं बनाता है दोस्तों, ये याद रखना। घोंसला नहीं बनाता है ये, और इसकी पूंछ हरी होती है। घोंसला नहीं बनाता है तो अंडे देता कहाँ है? तो ये अंडे देता है दोस्तों चट्टानों के छिद्रों में, या पेड़ के खोल होते हैं, पेड़ों में कुछ छेदें होती है तो वहाँ देता है ये अंडे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो मोनाल का शिकार जो होता था दोस्तों अत्यधिक होने लग गया। किस लिए? मांस और खाल के लिए मोनाल का जो शिकार था दोस्तों, इसका शिकारी लोग इसका शिकार अत्यधिक मात्रा में करने लग गए, तो दोस्तों ये विलुप्त होने के कगार पे आ गया। तब दोस्तों उत्तराखंड उत्तराखंड तो बना नहीं था, तब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लगा कि इसे संरक्षित घोषित करना चाहिए, या इसे संरक्षण करने के लिए कुछ तो कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित घोषित कर लिया। इसे ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे भी याद रखना कि मोनाल को संरक्षित कब किया गया। याद रखना दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये याद रख लेना। 1972 में ही कस्तूरी मृग को भी संरक्षण किया गया था, ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, 1972 में मोनाल को संरक्षित पक्षी घोषित किया गया था। तो दोस्त इसका मतलब है कि मोनाल के शिकार में अब बैन है। अगर कोई इसका शिकार करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और इसकी सुंदरता के कारण इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का मोर। ठीक है दोस्तों, जैसे मोर बहुत खूबसूरत होता है, वैसे ही हिमालय में ये पक्षी बहुत ही सुंदर दिखने को मिलता है, तो इसे इसी कारण से हिमालय का मयूर कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलो पक्षी के मोनाल के बारे में ये बातें कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं राज पशु कस्तूरी मृग की। ठीक है दोस्तों, कस्तूरी मृग के बारे में पढ़ते हैं। कस्तूरी कस्तूरी मृग बात करें तो ये उत्तराखंड का राज्य पशु है दोस्तों, ये याद रखना। और ये मोसिडे परिवार का प्राणी है। जैसे ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा था, और मोनाल जो था वो फिसंट परिवार का पक्षी था। उसी प्रकार जो कस्तूरी मृग है दोस्तों, ये मोसिडे परिवार का प्राणी है, ये याद रखना दोस्तों। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कभी भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है दोस्त, आने की संभावना है इसकी। तो मोसिडे परिवार का प्राणी है कस्तूरी मृग के। एक झलक दिखाता हूँ मैं आपको। यह दोस्तों कस्तूरी मृग देख रहे होंगे आप यहाँ पे। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है, ये है लिखा हुआ। ठीक है दोस्त, इसे देख लीजिए आप। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों इसका निर्धारण भी 2001 में ही किया गया था, बाकी प्रतीकों की तरह
मोसिडे परिवार का प्राणी है बता दिया मैंने। अब मिलने की बात करें तो 21 हाइट पे मिलता है, तो दोस्तों 4400 मीटर की हाइट पे मिलता है, 3rd नंबर पे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में ब्रह्मकमल 6000 मीटर की हाइट पे, सेकंड में मोनाल 5000 मीटर की हाइट पे 20,000 फीट, थर्ड में 4400 मीटर की हाइट पे कस्तूरी मृग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में, ब्रह्मकमल की 24, मोनाल की 4, तो उसी प्रकार कस्तूरी मृग की भी 4 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अगर हम कस्तूरी मृग को कभी देखना चाहें तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जिस प्रकार हमने कहा कि ब्रह्मकमल इन स्थानों पे मिलता है दोस्त, उसी प्रकार कस्तूरी मृग की बात करें तो कस्तूरी मृग भी केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्त, केदारनाथ का मतलब है केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है दोस्त, केदारनाथ का मतलब अभी मंदिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में मिलेगा, फूलों की घाटी में मिलेगा, उत्तरकाशी में मिलेगा दोस्त, और पिथौरागढ़ में मिलेगा, पिथौरागढ़ के अस्कोट में। तो एक इन चीज़ों पे तो इन सभी जगहों की बात तो कर ली, तो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है दोस्त, इनमें भी सर्वाधिक मात्रा में जो कस्तूरी मृग पाया जाता है वो पिथौरागढ़ के अस्कोट में पाया जाता है। ये याद रखना, पूछ लिया जाएगा कभी क्वेश्चन कि जो कस्तूरी मृग की जो सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो पिथौरागढ़ याद रखना दोस्त, अस्कोट। तो उत्तराखंड की बाहर की बात करें तो दोस्तों ये कश्मीर घाटी में भी मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, और सिक्किम में भी दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, ये याद रखना। वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता चुका हूँ, मास्कस काइस्ट्रोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना दोस्तों। ये वैज्ञानिक नाम, छोटे छोटे फैक्ट याद रखना, ये सब मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म पे लाया हूँ आपके लिए दोस्तों। इन्हें भी अब नोट्स मत बनाना, इन्हें पूरे याद रखना जितना मैंने बताया है। ठीक है दोस्त, मास्कस काइस्ट्रोगास्टर, और इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है, याद रखना, हिमालयन मस्क डियर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है मास्कस काइस्ट्रोगास्टर, और कहाँ मिलता है और कितनी हाइट पे मिलता है और किस परिवार का प्राणी है। ठीक है, मोसिडे परिवार का, याद रखना। अब इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं दोस्तों। जो कस्तूरी मृग का जो रंग होता है दोस्तों, वो भूरा होता है। आपने देखा होगा, ऊपर पिक्चर में देखा होगा उसकी, इसका रंग भूरा होता है। ऊंचाई इसकी 20 इंच है, वजन इसका 10 से 20 किलो तक का होता है, और औसत आयु इसकी दोस्त 20 वर्ष होती है। याद रखना, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है कस्तूरी मृग से। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई 20 इंच, वजन 10 से 20 केजी, और औसत आयु 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके सिंग नहीं होते हैं, कस्तूरी मृग के सिंग नहीं होते हैं, तो इसे आत्म सुरक्षा के लिए 2 बड़े जबड़े दिए हुए हैं। ठीक है दोस्त, प्रकृति ने। इसके सिंग नहीं होते हैं कस्तूरी मृग के, इसे अपनी सुरक्षा के लिए 2 बड़े दांत होते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, याद रखना, नुकीले दांत। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और जो मादा मृग की गर्भधारण अवधि होती है दोस्त, कस्तूरी मृग में जो मादा मृग होती है उसकी जो गर्भधारण अवधि होती है वो 6 माह होती है। ठीक है दोस्तों, 6 माह तक ये गर्भधारण कर सकती है, कर सकती नहीं, करती है मतलब, सॉरी। ठीक है दोस्तों, 6 माह तक गर्भधारण करती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मुख्य भोजन है वो केदारपाती होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है केदारपाती को। ठीक है दोस्तों, केदारपाती याद रखना, जैसे मोनाल का आलू था तो उसी प्रकार कस्तूरी मृग का केदारपाती है, ये याद रखना दोस्तों। और जो कस्तूरी होती है जो दोस्त, मेनली जिसलिए फेमस होता है कस्तूरी, वो केवल नर मृग में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नर मृग में ही पाई जाती है कस्तूरी, याद रखना, मादा में नहीं पाई जाती। जैसे मोनाल मादा पक्षी था, वैसे ही जो कस्तूरी पाई जाती है वो इसके विपरीत नर मृग में पाई जाती है। कस्तूरी की बात करें तो दोस्तों, कस्तूरी की बात करें तो दोस्तों, यह एक गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है दोस्त, और ये एक गांठनुमा थैली में ये नर मृग की नाभि में एकत्रित होती है। ठीक है दोस्त, जटिल रसायन होता है जो बहुत सुगंध आती है जिससे, इसलिए तो लोग इसका शिकार करते हैं। ठीक है दोस्त, और ये विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा आपसे, कस्तूरी जो होती है वो एक वो एक थे, थैली में होती है। ठीक है दोस्त, गांठनुमा थैली में होती है, नाभि में बनती है। ठीक है दोस्त, जिससे बहुत अच्छी सुगंध आती है। कहा जाता है कि जो कस्तूरी मृग होता है वो इस सुगंध को, इसका सोर्स ढूंढने के लिए, मतलब आ कहाँ से रही है, तो वन वन घूमता है, तो उसे पता नहीं होता कि ये सुगंध उसी की नाभि से आ रही है। ठीक है दोस्तों, और उसी जो गांठनुमा थैली का ऑपरेशन करके कस्तूरी निकाली जाती है फार्मों में, जैसे एक फार्म है चकौड़ी। ठीक है दोस्त,
पिथौरागढ़ में। ये चीज़ें याद रखना। नर मृग में पाई जाती है कस्तूरी, याद रखना। अब बात करें तो इसकी कस्तूरी बनने की प्रक्रिया, तो दोस्त जब कस्तूरी मृग जन्म लेता है तो उसके जन्म के 1 वर्ष के बाद नाभि में बननी प्रारंभ होती है कस्तूरी। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं कि जन्म लेते ही बनने स्टार्ट हो जाती है। नहीं, जब जन्म लिए उसे 1 वर्ष हो जाता है, 1 वर्ष का हो जाता है दोस्त, उसके बाद उसकी नाभि में एक गांठनुमा थैली में कस्तूरी बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्त, अगर हम कस्तूरी को निकालने की बात करें तो एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट दोस्त आ सकता है। ठीक है दोस्त, एक बार में हम कस्तूरी मृग से कितनी कस्तूरी निकाल सकते हैं? 30 से 45 ग्राम। ऐसा नहीं कि 10, 20, 5, 4 किलो केजी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, 30 से 45 ग्राम ही कस्तूरी निकलती है, बहुत कम मात्रा में, बस बहुत कीमती होती है। ठीक है दोस्त, तो इसे 3-3 वर्ष के अंतराल में प्राप्त की जाती है कस्तूरी। ठीक है दोस्त, 3-3 वर्ष, मतलब जैसे हमने एक बार कस्तूरी निकाल दी दोस्त, उसी के बाद ऐसा नहीं कि दूसरे साल भी कस्तूरी निकाली जाएगी। नहीं दोस्त, इसे बनने में थोड़ा लंबा समय लगता है, थोड़ी थोड़ी करके बनती है ये। ठीक है दोस्त, 3 साल बाद, जैसे अभी हमने निकाला उसके 3 साल बाद फिर हम इससे कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं, वही गांठनुमा थैली का ऑपरेशन करके। ठीक है दोस्त, ये याद रखना। जो ये कस्तूरी है ये बहुत उपयोगी है दोस्त। इसका उपयोग तो एक परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है कस्तूरी का उपयोग, और उसके अलावा इसका उपयोग इन रोगों के लिए भी किया जाता है, जैसे दमा के लिए, निमोनिया के लिए। ठीक है दोस्त, हृदय रोग वालों भी इसका यूज़ करते हैं, टाइफाइड के लिए और ख़ासतौर पर मिर्गी के लिए। ठीक है दोस्त, याद रखना, कस्तूरी का जो उपयोग किया जाता है वो मिर्गी के लिए भी किया जाता है। तो दोस्त इसी कस्तूरी के लिए और मांस के लिए इनका शिकार अत्यधिक होने लग गया। ठीक है दोस्त, जिस कारण इनका जो जनसंख्या थी वो विलुप्त होने के कगार में, ये बहुत घटने लगी। तो उसी को देखकर उस समय यूपी गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि इसे भी संरक्षित घोषित करना चाहिए, या इसे संरक्षण करने के लिए कुछ नियम निकालने चाहिए या कुछ कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए कस्तूरी मृग को 1972 में संरक्षित कर दिया गया। इसमें भी, इसके शिकार में भी बैन लगा दी गई, और तब से 1972 से इसके शिकार में बैन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है, याद रखना दोस्तों। मैंने बताया था आपको ऊपर, ये केदारनाथ में भी मिलता है। तो 1972 में एक वन्यजीव विहार की स्थापना की इसके संरक्षण के लिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। वन्यजीव विहारों में आगे भी पढ़ेंगे, पर इसे भी याद रखना, 1972 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, और इसी विहार में एक कस्तूरी मृग विहार बनाया गया कि उसका क्षेत्रफल था 967.2 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछ लिया जाएगा कि जो केदारनाथ वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृग विहार है उसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो उसका क्षेत्रफल 967 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और इसी के साथ 1977 में एक कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जो महरुड़ी में है। ये याद रखना दोस्त, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई। तो दोस्त याद रखना, 1977 में। और 1982 में दोस्त चमोली के कांचुला खरका में दोस्त एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है दोस्त, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, याद रखना। ये कोई विहार नहीं है। ठीक है दोस्त, कांचुल खरक, ये क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। और फार्म भी नहीं है, याद रखना। फार्म अलग होता है। फार्म में काम जो होता है वो कस्तूरी मृग का जो गांठनुमा थैली होती है उसका ऑपरेशन करके कस्तूरी निकालने का काम होता है। तो ये कांचुल खरका में फार्म या विहार नहीं है दोस्त, यहाँ कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। मतलब यहाँ कस्तूरी मृगों को रखा जाएगा, उनमें आपस में प्रजनन करा जाएगा और उन्हें संरक्षित भी कराया जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कांचुल खरक है क्या, ये आया था क्वेश्चन। जो चमोली में कांचुल खरक है ये क्या है करके आया था, तो ये याद रखना, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, चमोली में है। 1982 में स्थापना की गई थी, याद रखना डेट। ठीक है दोस्तों, और एक अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई 1986 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। बताया था मैंने दोस्त कि कस्तूरी मृग की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो पिथौरागढ़ के अस्कोट में पाई जाती है। तो याद रखना, अस्कोट वन्यजीव विहार अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, 2 वन्यजीव विहार तो यहाँ पे हमने
पढ़ लिए हैं, जैसे केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, उसी के साथ 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो दोस्त ये हुई कस्तूरी मृग के बारे में कंप्लीट बातें। ठीक है दोस्त, आइए अब बात करते हैं कुछ और राज्य प्रतीकों की। ठीक है दोस्त, राज्य प्रतीकों की बात करें तो हमारा राज्य खेल क्या है दोस्तों? राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है, और ये 2011 में घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले कनिष्ठ आय के पेपर में। ठीक है दोस्तों, उसमें ये नहीं आया था कि राज्य खेल क्या है, उसमें आया था कि राज्य खेल जो फुटबॉल है उसे कब घोषित किया गया। याद रखना, 2011 में किया गया। ठीक है दोस्तों, जो राज्य तितली है हमारी वो कॉमन पिकॉक है, और उसे 2016 में घोषित किया गया राज्य गीत के साथ। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। राज्य तितली क्या है दोस्तों? कॉमन पिकॉक। ठीक है दोस्तों, और राज्य वाद्य यंत्र क्या है हमारा? ढोल। इसे कब घोषित किया गया? 2015 में। ये डेट याद रखना। ठीक है दोस्त, खेल का 2011, फुटबॉल का तितली कॉमन पिकॉक का 2016, और राज्य वाद्य यंत्र का 2015। ये याद रखना। ठीक है दोस्त, 15 याद रखना। जो ढोल के बारे में बात करें तो दोस्त, जो उत्तराखंड में जो ढोल के महान ज्ञाता है उनका नाम उत्तम दास है। ठीक है दोस्त, उत्तम दास। ठीक है दोस्तों, उत्तम दास है, याद रखना दोस्तों। ये आ सकता है क्वेश्चन, महान ज्ञाता है ये उत्तम दास, इन्हें ढोल की बहुत नॉलेज है, याद रखना। तो ढोल की बात तो कर ली, अब राज्य गीत की बात करें तो दोस्तों जो हमारा राज्य गीत है वो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा कभी। ठीक है दोस्त, ये पूछा जाएगा कि जो राज्य गीत है इसे घोषित कब किया गया। याद रखना, कॉमन पिकॉक के साथ 2016 में घोषित किया गया राज्य गीत को भी। और इसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि इसे लिखा किसने। तो याद रखना दोस्त, राज्य गीत जो लिखा है वो हेमंत बिष्ट जी ने लिखा है, और जो इसे गाया है जिसने इसमें आवाज़ दी है वो श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी है। सभी पहचानते होंगे इन्हें। ठीक है दोस्त, ना पहचानते नहीं भी होंगे तो नाम तो सुना ही होगा पक्का। ठीक है दोस्तों, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इसमें अपनी आवाज़ दी है। ठीक है दोस्त, ये राज्य गीत के बारे में कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। ठीक है दोस्त, बुरांस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बुरांस की एक झलक दिखाना चाहता हूँ। देखना दोस्तों, ये है बुरांस। ठीक है दोस्त, बहुत सुंदर पुष्प होता है बुरांस, उत्तराखंड की शान। ठीक है दोस्तों, बुरांस। वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, याद रखना, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है दोस्तों, चलो आओ पढ़ते हैं बुरांस के बारे में, कुछ फैक्ट कंप्लीट करते हैं। राज्य वृक्ष बुरांस का जो निर्धारण किया गया दोस्तों वो भी 2001 में ही किया गया, और प्रतीकों की तरह। ठीक है दोस्त, 2001 में ही इसका भी निर्धारण किया गया है। जैसे हमको सबकी, जैसे हमें ढोल को पता है 2015 में किया गया था, कॉमन पिकॉक को पता है 2016 में किया गया था, फुटबॉल को भी पता है 2011 में किया गया था। तो अभी बाई चांस कभी पूछ लिया यूपीएससी ने कि बुरांस को कब किया था, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा पढ़ने में, तो आप सोचोगे बुरांस को कब किया था कब किया था, तो आप 2001 दिया होगा, 2002 दिया होगा, 2003 दिया होगा, 2015-16 भी दिया होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 9 नवंबर 2000 भी दिया हो सकता है, तो आप कंफ्यूज होगा कि किया कब था, पढ़ा नहीं होगा। तो ठीक है दोस्त, याद रखना 2001 में किया गया था निर्धारण बुरांस। ठीक है दोस्त, इसकी मिलने की बात करें तो ये 4000 मीटर की हाइट पे मिलता है सबसे कम। ऐसा भी पूछ सकते हैं कभी ना, अरेंज करो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में। ठीक है दोस्त, तो याद रखना राज्य वृक्ष जो बुरांस है वो 4000 मीटर की हाइट पे मिलता है। सबसे उच्च सर्वाधिक हाइट पे जो मिलता है वो राज्य पुष्प मिलता है, ब्रह्म कमल। सेकंड में मिलता है मोनाल 5000 मीटर की हाइट पे। थर्ड में मिलता है आपका कस्तूरी मृग 4400 मीटर की हाइट पे, और लास्ट में जो है बुरांस वो 4000 मीटर की हाइट पे मिलता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो दोस्त इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है, याद रखना, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, याद रखना। ठीक है दोस्तों, और एक ये विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। इसका मतलब यह है दोस्त कि जो बुरांस को है मैदानों में नहीं उगाया जा सकता। ठीक है दोस्त, ये विशुद्ध रूप से पर्वतीय का मतलब है कि ये पर्वतों में ही उगेगा। ठीक है दोस्त, ये मैदानों में नहीं उग सकता, ये याद रखना। और इसका जो रंग होता है ऊपर देखा होगा आपने, चटक लाल होता है इसका रंग कलर। ठीक है दोस्त, बुरांस दिखने में। और हाँ दोस्त, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है कि जो 11,000
जो 11,000 फीट के बाद जो बुरांस का कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है दोस्त। याद रखना 11,000 फीट के बाद जो बुरांस होता है वो सफ़ेद रंग का दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, 11,000 फीट के बाद बुरांस सफ़ेद रंग का दिखने लगता है। ये याद रखना, पूछ सकता है यूके ट्रिपल एस सी कभी भी कि किस हाइट के बाद बुरांस का रंग सफ़ेद हो जाता है या बुरांस के रंग में परिवर्तन आने लगता है। ठीक है दोस्त, 11,000 फीट याद रखना, ऊंचाई बढ़ते बढ़ते इसके जो कलर है, इसका कलर है उसमें चेंज आने लगता है, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्त, और इसका जो उपयोग होता है बुरांस का, एक तो रंग बनाने में होता है, चटक लाल है तो रंग बनाने में होता है, और दूसरा हृदय रोग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बुरांस का जूस बनता है दोस्त, ये याद रखना, बुरांस का जो जूस होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है, ये याद रखना। और इसमें फूल खिलने का समय देखें तो दोस्त ये फरवरी से अप्रैल के माह में इसमें फूल खिलते हैं। जैसे हमने ब्रह्म कमल में देखा जुलाई अगस्त सितंबर में खिलते हैं बरसात के टाइम, तो बुरांस में वसंत ऋतु के टाइम पे फूल खिलते हैं फरवरी से अप्रैल। अप्रैल से तो गर्मी बढ़ने लगती है, तो दोस्त जो इसके फूल हैं वो गर्मी बढ़ने से मुरझा के गिरने लगते हैं। याद रखना, टाइमलाइन याद रखना दोस्त, फरवरी से अप्रैल। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। और जो बुरांस की जो नॉर्मल बातें करें तो इसके बारे में, जो इसकी पौधा होता है, जो इसका पेड़ होता है, पौधा तो नहीं कहेंगे दोस्त, थोड़ा बड़ा ही होता है, पेड़ कहेंगे तो उसकी जो हाइट है वो 20 से 25 फीट होती है। याद रखना। ठीक है दोस्तों, जो बुरांस का कुछ उपयोग भी होता है दोस्त, जिसका इससे अधिक कटाव होने लग गया, दोहन होने लग गया, इसका उपयोग होता है कि दोस्त इसकी लकड़ियाँ जो होती है वो बहुत मुलायम होती है दोस्त। जो बुरांस की जो लकड़ियाँ होती है दोस्त वो बहुत मुलायम होती है, तो दोस्त इसका यूज ईंधन के लिए किया जाता है। और जो इसके बुरांस के जो पत्ते होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, तो इनका जो प्रयोग होता है वो खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो इसी कारण बुरांस का अत्यधिक कटाई होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसे ध्यान में रखते हुए इसे संरक्षित वृक्ष घोषित करने का जो हुआ अनुभव हुआ, तो 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। याद रखना, ये डेट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। पूछ सकता है कि जो बुरांस है उसे कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, 1974। 1974 से इसके कटान पर बैन है दोस्तों, फिर भी इसका पालन नहीं होता है, फिर भी इसकी आजकल कटाई बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो हमें याद रखना चाहिए ये हमारा राज्य वृक्ष है और बहुत उत्तराखंड की शान भी है। जब आता है तो बसंत ऋतु में जब पर्यटक आते हैं इधर उत्तराखंड साइड को, उन्हें देखने को मिलते हैं बुरांस, बहुत सुंदर खुशबू होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी कटाई नहीं करनी चाहिए, इसे याद रखना। अगर किसी के घर वाले इसे काटते भी हैं तो बोल देना दोस्तों इसे मत काटो। ठीक है दोस्तों, 1974 में से संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। ये बुरांस के बारे में कंप्लीट हो गया पूरे फैक्ट। तो हम कल पढ़ेंगे दोस्तों उत्तराखंड का शासन प्रशासन, संसदात्मक प्रणाली है उत्तराखंड के शासन प्रशासन को कल पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका फैक्ट करें, पूरे फैक्ट कंप्लीट करेंगे इनके। ठीक है दोस्त, इसे कल पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के शासन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे नोट्स वाइज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, आपको अगर कुछ नॉलेज मिली इससे, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त। और आप चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिले, तो दोस्त उन्हें भी ये वीडियो शेयर करना। हाँ दोस्त, अगर पसंद नहीं आई तो ये भी कंप्लीट करना कि इसमें हम और सुधार क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए कुछ वीडियो डालूं तो वो आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ाई करना दोस्तों। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।